माँ में जो भी चीज़ कम है वो बच्चे में कम होगी, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो शऊर और अक्ल हो, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो है ना, बच्चा साइकोलॉजी अपनी माँ से इनहेरिट करता है ना। कैल्शियम कितना ज़रूरी है हड्डियाँ बनाने के लिए। वैसे भी जब बच्चा माँ के पैरों के नीचे एवं जन्नत नहीं है। एक बच्चा जब माँ के जिस्म से पैदा होता है ना, वो उसकी जिस्म का 80% कैल्शियम चूस के पैदा होता है। सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी कितना बच्चा लेता है माँ से पैदा होते ही उसी वक्त। सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी विटामिन डी में डेफिशिएंट होगी आपके पास, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे तो ऑफकोर्स जवानी में ही पैदा होते हैं ना। आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स यही बेचारी औरतें होती हैं जिनको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रिप्लेनिश नहीं किया होता अपनी उस चीज़ को। फीटस में ना एक एबिलिटी होती है जब बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है, वो अगर आप विटामिन डी ठीक नहीं लेंगी ना, वो आपकी हड्डियों से खींचना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चे को कमी नहीं होगी उस टाइम जिस टाइम वो पैदा होगा। आगे जाके उसमें टेंडेंसी होगी रिकेट्स की। बच्चे में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स कहा जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है आगे जाके। लेकिन बच्चा उस वक्त पूरा कर लेगा, वो माँ की हड्डी से खींचना शुरू कर देगा। मेरे पास इतनी सारी पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद ऑस्टियोमलेशिया से डायग्नोज हो गई हैं। ख्याल नहीं रखा हुआ था अपनी डाइट का प्रेगनेंसी में विटामिन डी का। अच्छा, जब कंसीव हो तो तब टाइम पे भी क्या इश्यूज आते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है? मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बनने की तैयारी पहले शुरू होती है, कम से कम 1, 1.5, 2 साल पहले शुरू होती है। फॉलिक एसिड सुनते हैं ना, हमें तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं फॉलिक एसिड शुरू कर दो। बस वो एक और इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात नहीं होती ना। माँ बनने की तैयारी देखें, मैं सारी लड़कियों, बच्चियों, बहनों को यही कहूँगी, बेटियों को, कि बहुत पहले शुरू होती है। क्योंकि आपने फिर अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेंगी, आप मोटी होंगी, आपको पता है आपका बच्चा डल पैदा होगा। आपको पता है जो मोटी खवातीन है, ये रिसर्चेज है, बुक है डीप न्यूट्रिशन, उसके अंदर लिखा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, कि जो मोटी औरत होती है उसके बच्चे को यूट्रस में वो सिग्नलिंग कम होती है जिससे बच्चे का आईक्यू डेवलप हो एज कम्पेयर टू पतली औरत के। मोटापा बच्चे का आईक्यू तक अफेक्ट करता है। आप जो शुगर और रिफाइंड फूड आप जो खा रही हैं, वही तो खून की स्ट्रीम से बच्चे को जा रहे हैं। तो ये माँ बनने की जो तैयारी है ना, हर तरह की न्यूट्रिशन के हवाले से, वैसे तो बचपन से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन कम से कम साल 2 साल पहले शुरू होती है। So you should work on it. एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं दोबारा इसको कम्प्लीटली दोहराना चाहूँगी कि जब हम अपनी बच्चियों की शादी करें, आप अपनी बेटी की शादी का सोच लें, तो जो रिश्ते वाले ना उनके साथ थोड़ा सा टाइम मांगें, एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने का। और उस टाइम पीरियड में जो ज़ाहिर से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं बच्चियाँ, तो उनको अपनी ग़िज़ा चीज़ों का कोई ख्याल नहीं होता। फिर जैसी शादी का टाइम आता है तो बच्चियाँ डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। डाइटिंग में फिर उनकी जो बॉडी वो बिल्कुल ऐसे सूख जाती है, उनको जान ही कोई नहीं उनके अंदर होती। तो जब बच्चियों की शादी का सोचे तो उनकी ग़िज़ा के ऊपर सबसे पहले काम करें। उन्हें जिस घर जाना है ना, उस घर के तौर तरीके भी बाद में सिखाएं। सबसे पहले उसकी सेहत है, उसके बाद सारा जहान है। उसको अच्छी चीज़ें खिलाएं, खालिस चीज़ें खिलाएं, उसकी जान बनाएं। उसके सारे जो कैल्शियम्स हैं जो कम है या वाइटामिन कम है, उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी उसको ठीक करें, पूरा करें। डॉक्टर्स को दिखाएं, ठीक है, उसकी अच्छी एक्सरसाइज करवाएं। मोटी है तो उसको ओबेसिटी से कम करवाएं, और अगर वो बहुत दुबली है तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएं जहाँ पर उसको थोड़ी सी जान और सेहत और उसका ना बॉडी एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ ज़रा उसके ऊपर काम करें और फिर बच्ची की शादी करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सहर चावला मेरे साथ ही, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं और हम विटामिन डी के हिसाब से जो है ना आपको चीज़ें समझा रहे हैं कि अच्छा कुछ ज़्यादा अगर हो जाए विटामिन डी, मैंने सुना है कि उसको फिर बॉडी से फ्लश आउट करना पड़ता है। तो ये केसेस वैसे मैंने ऐसे सुने नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज दैट ट्रू? इसीलिए आपने नहीं सुने, बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज़ वेरी रेयर। अगर आपका विटामिन डी ऑप्टिमल है ना, और आप क्रॉनिकली हर महीने ऑप्टिमल यानी नॉर्मल लेवल्स पे है, 40 से ऊपर है, और आप हर महीने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगवाई जा रही हैं, तो कहीं 8-9 महीने बाद जाके आपको थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होगी। इस तरह टॉक्सिसिटी होती है। और वो जब आप विटामिन डी के इंजेक्शन छोड़ते हैं और डाइट में आप थोड़ा सा कैल्शियम और डेयरी कम करते हैं, वो ठीक हो जाती है। मुझे कितने साल हो गए फिजा पेशेंट्स करते हुए, आज तक सिर्फ एक केस मेरे पास आया था जब मैं CMH पे पढ़ाती थी। मेरे स्टूडेंट के फादर थे, और वो भी उनका विटामिन डी टॉक्सिसिटी का मुझे याद है इसलिए केस था क्योंकि उनको उस वक्त किडनी फेलियर हुआ था। अच्छा। जिस इंसान को आपका जो विटामिन डी है ना, वो 3 स्टेजेस में एक्टिव होता है। स्किन से लिवर में जाता है, लिवर से किडनी में जाता है, किडनी में फाइनल फॉर्म बनती है। तो अगर किसी की किडनी अफेक्टेड हो ना, तो ऑफकोर्स वो विटामिन डी के लेवल साइंस मिलेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी सोर्स ज़्यादा आपकी फीवर होगा, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा ठंडा और मॉड्यूलेटेड रखना। इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आप इन्फेक्शंस जो हैं वो कैच करेंगे, और उसके साथ आपको मसल ट्विचिंग होगी। उसके साथ आपको वही विटामिन डी की कमी में जो लोअर बैक पेन होती है, विटामिन डी की ज्यादती वाली भी लोअर बैक पेन होगी। आपको बोन्स और जॉइंट्स कैल्सिफिकेशंस होंगी एक्सरेज में,
स्टिफनेस होगी, ये आपके पास कुछ सिम्टम्स हैं। और सबसे ईजी डायग्नोज करना है, हर इंसान को 3 महीने बाद अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराने चाहिए। आप कराएंगे, आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा। हर एक को। अच्छा, और ये जो इंजेक्शन है, ये जो तोड़ के पी रहे होते हैं हम लोग, ये सही है दूध में तोड़ के पीना, लगाना वो बेहतर है, या फिर वो जो वीकली एक गोलियां आती हैं जो विटामिन डी की मिल जाती हैं, डॉक्टर्स मोस्टली रेकमेंड करते हैं, या वो ठीक है? अच्छा, मैं जिसके सबसे ज़्यादा हक में हूँ वो आप इंजेक्शन लगवा लें या इंट्रामस्कुलर लगवा लें। थोड़ी सी दर्द होती है, आज बल्कि मेरी भी इंजेक्शन मैं लगवाती हूँ महीने में एक बार। वो इससे क्योंकि इसकी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा विस्कस होती है। जो आप पीते हैं ना वो तकरीबन आधा आपके स्टमक में ज़ाया हो जाता है। अच्छा। तो आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं हमारी खून का वो हिस्सा जिसने एग्जैक्ट सिस्टम को डिलीवर करनी है चीज़, सिर्फ 50% हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिलीवर होता है। जो इंजेक्शन लगता है ना, चाहे आप बट मसल पे लगवा लें चाहे आप बाइसेप पे लगवा लें, वो 100% आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। और जो आप टैबलेट खाते हैं वो भी सर्टेन अमाउंट 35 to 40% ज़ाया हो जाती है। तो टैबलेट खाना और पीना, अगर आपको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो फिर ये कर लें। अदरवाइज इट्स बेस्ट कि आप महीने में एक इंजेक्शन लगवा लें अगर आपके लेवल्स 40 से नीचे हैं तो। वही बात आ गई कि आपने कहा कि 3 महीने के पहले टेस्ट हमेशा करवाएं, है ना। और ये तो आसान चीज़ है, अगर आप किसी डॉक्टर से नहीं भी पूछते तो आपको एक तरीका बता दिया हमने कि अपने टेस्ट को 3 महीने में आप अगर करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा 40 से नीचे तो इंजेक्शन ले लें, गोली ले लें। अच्छा, आम डाइट, ठीक है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें विटामिन डी का सोर्स मिल सकता है जो हम खाएं ज़रूर, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल ज़रूर करें? और अभी सर्दियां भी हैं तो उस हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए बताइए। जिन फ़िश में विटामिन डी के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं उनके नाम मैं बता चुकी हूँ, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज नॉर्मल जो हमारे पास रोहू फिश मिलती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसमें भी है, या घर का बनाया हुआ पॉम्फ्रेट, रहू, सुरमई अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। लेकिन जो सही हाई लेवल्स हैं वो सैल्मन में है, सार्डिन्स में है, मैक्रेल में है, ब्लैक कॉड में और रेनबो ट्राउट में है। और मैं इसी बार मतलब लोगों को इतना वो नहीं परसुएड नहीं करी बिकॉज आई नो कि ये महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास डेयरी, जितना भी ऑर्गेनिक फ्रेश डेयरी है दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स। उसके अलावा अंडे की जर्दी में ये कुछ हद तक मौजूद होता है। उसके अलावा आप किस कुकिंग मीडियम में अपना खाना बनाते हैं वो भी इस बात का तयन करता है कि विटामिन डी कितना एब्जॉर्ब हो। देसी घी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि देसी घी सैचुरेटेड फैट है, देसी घी और उसके बाद नारियल का तेल, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना वो विटामिन ए, डी, ई और के को बेहतर जज़ब होने में हेल्प करते हैं। उसके साथ जनाब आप दही या घर का बना हुआ, या अगर आप ग्रीक योगर्ट लेते हैं दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो भी आप ले सकते हैं। और फलों में? फ्रूट्स में नॉर्मली आपके पास विटामिन डी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन डी नहीं होता है। अच्छा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कुछ विटामिन सी आ जाता है, कुछ विटामिन ए आ जाता है। मैग्नीशियम की भी इंटेक लेनी है, मैग्नीशियम भी लेनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड डेयरी फॉर मैग्नीशियम, एंड नट्स एंड सीड्स, उनमें भी मैग्नीशियम होता है। और ये जो मोरिंगा वगैरह होता है इसमें भी तो मोरिंगा वगैरह जो मोरिंगा में मैग्नीशियम होता है जबरदस्त, मोरिंगा में आयरन होता है, मोरिंगा में फास्फोरस होता है, मोरिंगा में कैल्शियम होता है, मोरिंगा में जिंक होता है। मोरिंगा इज अ सुपर फूड, हमने इस पे बात भी की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब मोरिंगा को सुपर फूड कहती है, नॉर्मल फूड नहीं कहती। तो बस हम जब विटामिन डी के सोर्स को पूरा कर रहे हैं तो उसमें हमें मैग्नीशियम को लेना बहुत जरूरी है। ऑर्गन मीट्स में भी होता है कुछ हद तक विटामिन डी, ये जो कलेजी गुर्दे वगैरह होते हैं ना, खास करके बकरे की, इसमें भी होता है। कुछ लोगों में ना जिस्म में थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, कमजोरी रहती है, वो लोग ये कहते हैं कि जब हम ये इंजेक्शन पीते हैं विटामिन डी के तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या विटामिन डी एकदम से इंसान को उस तरह से एक्टिव करता है जो लोग कहते हैं? एब्सोल्युटली जी, एक सिंड्रोम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो होता ही आपके पास विटामिन डी की कमी से है। हमारे जो जिस्म की पावर फैक्ट्री है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर एक छोटा सा कारखाना लगा हुआ है जो एनर्जी का सिक्का बनाता है, जिस सिक्के को एटीपी कहा जाता है। आपके पास ये एनर्जी का सिक्का बन ही नहीं सकता उस कारखाने से जब तक विटामिन डी ना हो। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, हमारे जिस्म की जो एनर्जी का सिक्का है ना जो हमें रिवाइटलाइज करता है दैट इज एटीपी, उन लोगों की बॉडी में आपके पास एटीपी नहीं बन सकता, इसलिए आपके पास क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है। और जिन लोगों को क्रॉनिकली फीवर रहता है ना, अगर मेरे पास कोई फिजा है जो फौरन 2 में उनके 3 में उनके टेस्ट करवाती हूँ, एक मैं B12 करवाती हूँ, एक विटामिन डी करवाती हूँ, एक मैं CBC करवाती हूँ, देखने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई खतरे की बात तो नहीं है, वाइट ब्लड सेल ऊपर नीचे तो नहीं है। विटामिन डी जो है ना अगर बहुत अरसे तक कम हो तो आपके दिमाग का एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, वहाँ पे आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं आपके पसीने को कंट्रोल करने के लिए भी और फीवर को कंट्रोल करने के लिए भी। आपकी जो बॉडी का स्ट्रेस वाला सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, वो विटामिन डी की कमी को टेंशन वाली सिचुएशन समझता है, और आपके हाइपोथैलेमस में जो पसीने वाला सेंटर है और जो टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला सेंटर है उसको पैगाम देता है आप हर वक्त बुखार में रहते हैं और आपके माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो
सो के उठते हैं, चाहे आप बच्चे हैं बड़े हैं जिस भी उम्र के हैं, और आपको सिर्फ फोरहेड स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि माथे में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये विटामिन डी की कमी है। और अगर हर वक्त बगैर वजह के अनएक्सप्लेन कोई रीज़न नहीं आपको बुखार रहता है, स्वेटिंग के साथ 200% विटामिन डी की कमी है। अच्छा जी, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं इनके लिए कितना ज़रूरी है और बच्चे की नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत अगर ज़्यादा माँ के ज़रूरी अंदर है। कम है तो क्या बच्चों के अंदर भी पाया जाएगा जो आफ्टर डिलीवरी बच्चा होगा? माँ में जो भी चीज़ कम है वो बच्चे में कम होगी, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो शऊर और अक्ल हो, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो है ना, बच्चा साइकोलॉजी अपनी माँ से इनहेरिट करता है ना। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम दो जगहों से एब्जॉर्ब होता है जिस्म में, एक किडनी ट्यूब्यूल से, गुर्दे से, एक आंतों से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर उसे हड्डी की तरफ जाना होता है। कैल्शियम कितना ज़रूरी है हड्डियाँ बनाने के लिए। वैसे भी जब बच्चा माँ के पैरों के नीचे एवं जन्नत नहीं है, एक बच्चा जब माँ के जिस्म से पैदा होता है ना, वो उसकी जिस्म का 80% कैल्शियम चूस के पैदा होता है। सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी कितना बच्चा लेता है माँ से पैदा होते ही उसी वक्त। सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी विटामिन डी में डेफिशिएंट होगी आपके पास, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे तो ऑफकोर्स जवानी में ही पैदा होते हैं ना, आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स यही बेचारी औरतें होती हैं जिनको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रिप्लेनिश नहीं किया होता अपनी उस चीज़ को। फीटस में ना एक एबिलिटी होती है जब बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है, वो अगर आप विटामिन डी ठीक नहीं लेंगी ना, वो आपकी हड्डियों से खींचना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चे को कमी नहीं होगी उस टाइम जिस टाइम वो पैदा होगा, आगे जाके उसमें टेंडेंसी होगी रिकेट्स की। बच्चे में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स कहा जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है आगे जाके। लेकिन बच्चा उस वक्त पूरा कर लेगा, वो माँ की हड्डी से खींचना शुरू कर देगा। मेरे पास इतनी सारी पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद ऑस्टियोमलेशिया से डायग्नोज हो गई हैं। ख्याल नहीं रखा हुआ था अपनी डाइट का प्रेगनेंसी में विटामिन डी का। अच्छा, जब कंसीव हो तो तब टाइम पे भी क्या इश्यूज आते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है? मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बनने की तैयारी पहले शुरू होती है, कम से कम 1, 1.5, 2 साल पहले शुरू होती है। फॉलिक एसिड सुनते हैं ना, हमें तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं फॉलिक एसिड शुरू कर दो। बस वो एक और इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात नहीं होती ना। माँ बनने की तैयारी देखें, मैं सारी लड़कियों, बच्चियों, बहनों को यही कहूँगी, बेटियों को, कि बहुत पहले शुरू होती है। क्योंकि आपने फिर अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेंगी, आप मोटी होंगी, आपको पता है आपका बच्चा डल पैदा होगा। आपको पता है जो मोटी खवातीन है, ये रिसर्चेज है, बुक है डीप न्यूट्रिशन, उसके अंदर लिखा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, कि जो मोटी औरत होती है उसके बच्चे को यूट्रस में वो सिग्नलिंग कम होती है जिससे बच्चे का आईक्यू डेवलप हो एज कम्पेयर टू पतली औरत के। अच्छा। मोटापा बच्चे का आईक्यू तक अफेक्ट करता है। आप जो शुगर और रिफाइंड फूड आप जो खा रही हैं वही तो खून की स्ट्रीम से बच्चे को जा रहे हैं। तो ये माँ बनने की जो तैयारी है ना, हर तरह की न्यूट्रिशन के हवाले से, वैसे तो बचपन से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन कम से कम साल 2 साल पहले शुरू होती है। सो यू शुड वर्क ऑन इट। एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं दोबारा इसको कम्प्लीटली दोहराना चाहूँगी कि जब हम अपनी बच्चियों की शादी करें, आप अपनी बेटी की शादी का सोच लें, तो जो रिश्ते वाले ना उनके साथ थोड़ा सा टाइम मांगें, एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने का। और उस टाइम पीरियड में जो ज़ाहिर से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं बच्चियाँ, तो उनको अपनी ग़िज़ा चीज़ों का कोई ख्याल नहीं होता। फिर जैसी शादी का टाइम आता है तो बच्चियाँ डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। डाइटिंग में फिर उनकी जो बॉडी वो बिल्कुल ऐसे सूख जाती है, उनको जान ही कोई नहीं उनके अंदर होती। तो जब बच्चियों की शादी का सोचे तो उनकी ग़िज़ा के ऊपर सबसे पहले काम करें। उन्हें जिस घर जाना है ना, उस घर के तौर तरीके भी बाद में सिखाएं। सबसे पहले उसकी सेहत है, उसके बाद सारा जहान है। उसको अच्छी चीज़ें खिलाएं, खालिस चीज़ें खिलाएं, उसकी जान बनाएं, उसके सारे जो कैल्शियम्स हैं जो कम है या वाइटामिन कम है उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी उसको ठीक करें, पूरा करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, ठीक है। उसकी अच्छी एक्सरसाइज करवाएं, मोटी है तो उसको ओबेसिटी से कम करवाएं, और अगर वो बहुत दुबली है तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएं जहाँ पर उसको थोड़ी सी जान और सेहत और उसका ना बॉडी एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ ज़रा उसके ऊपर काम करें और फिर बच्ची की शादी करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सहर चावला मेरे साथ ही, ब्रेक के बाद मिलते हैं।